हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बायल के नियम का आंकिक पोर्शन। इसके पहले हमने पार्ट 1 में बायल के नियम के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था। उसमें हमने ये देखा था कि दाब बढ़ाते थे तो आयतन घटता था, लेकिन दोनों के बीच का जो एक प्रकार से गुणनफल रहता था वो हमेशा स्थिर रहता था। कहने का अर्थ है कि बायल के नियम का जब हम आंकिक प्रश्न देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को याद रखना है 1/v, और ये होता था, इसको हटाने के बाद एक k/v हो जाता था, अर्थात हम इसको बोलते थे P इक्वल टू k। और इस हिसाब से हमने एक रिलेशनशिप देखा था P1v1 बराबर P2v2, और ये होता था k के बराबर। इसको हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। तो उम्मीद है वो चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा ये तो हमारा सूत्र हो गया। इसी फार्मूला के बेस पे हम बायल के नियम का जो आंकिक प्रश्न रहेगा उसको करेंगे। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में ग्राफ पढ़ा हुआ था, तो जो ग्राफ हैं वो वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि हमने वहाँ प्रैक्टिस किया था। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और साथ में बायल के नियम का हम कौन से आंकिक में कैसे प्रयोग करेंगे उसको समझने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का। अर्थात बायल के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि जो ताप रहता है वो हमेशा क्या रहता है कि स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात कोई भी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें या तो एक ही ताप लिखा रहेगा स्पष्ट रूप से, या फिर स्थिर ताप लिखा रहेगा, या फिर जिसको कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं, या फिर किसी एक ताप का मान दे दिया रहेगा। तो उस हिसाब से हम बायल का नियम पहचान पाएंगे। और साथ में हमको क्या दिया रहेगा, ये प्रेशर दे देगा और वॉल्यूम देगा। तो ये टेम्परेचर तो कोई एक दे देगा या फिर टेम्परेचर को गायब कर देगा परमानेंट, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, हमको प्रेशर और वॉल्यूम भी मिला रहेगा या फिर टेम्परेचर एक दे दे। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। और साथ में यूनिट कभी कभी क्वेश्चन को बदल कर देता है यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने पहले पार्ट में यूनिट कन्वर्जन सीखा था, अर्थात यूनिट को कैसे बदलना है। तो एक एटीएम को हम लिखते हैं 760 mm HG, अर्थात मरकरी के हिसाब से, जिसको हम और क्या बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर HG। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को एक बार बोल देते हैं, और इसी को 760 टॉर बोल देते हैं, और इसी को हम पास्कल में 10⁵ पास्कल बोलते हैं। तो ये याद रखना। कभी कभी क्या है, जो क्वेश्चन होता है उसमें जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को स्पष्ट लिख देगा कि टॉर के रूप में बताइए या फिर बार के रूप में। तो एक बार अर्थात एक एटीएम होता है, फिर 760 टॉर मतलब एक बार। अर्थात इन चीज़ों को याद रखेंगे तो कन्वर्ट करते आपको बन पाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इनको हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखेंगे वीडियो को। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से 3-4 अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन रहेंगे, और आपको आराम से वो समझ में आ भी जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है 30 अंश सेंटीग्रेड तथा एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। अर्थात इसमें इतना ताप दिया जो कि एक निश्चित ताप है। तो इसी तरीके से हम पहचानेंगे, कोई एक फिक्स ताप दे देगा, साथ में प्रेशर तो देगा ही, क्योंकि बायल के नियम में जो दाब होता है और आयतन उसके बीच में संबंध रहता है हमेशा स्थिर ताप पर। तो कोई एक ताप देगा या फिर ताप को इस तरीके से दे देगा किसी ताप करके, जो कि मैं तीसरे क्वेश्चन में लिख रखा हूँ। अर्थात ये एक सैंपल है। इस तरीके से आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, पहला और दूसरा वाला। तो ये वो उसके एग्जाम्पल में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इनको हल करेंगे। आंसर आप खुद से ही लाएंगे, मैं सिर्फ एक तरीका प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर आयतन को 200, अर्थात 500 से उसको 200 कर दिया गया। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, आयतन को घटा रहे हैं। तो वो संपीड़ित, अर्थात हम जो गैस इतना फैला था उसको हम ऐसे पास ला रहे हैं। तो कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। अर्थात हम इसमें क्या पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया प्रेशर। अब इसको देखिए कैसे। हमने क्या पढ़ा है बायल के नियम में, ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। बायल के नियम में हमने ये पढ़ा है P और समान व्युत्क्रमानुपाती 1/v। इसी को हम क्या लिखते थे, PV इक्वल टू K लिखते थे। और इससे हमको सूत्र मिला था P1v1 बराबर P2v2। तो यही हमारा सूत्र है जिससे हम जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बना पाएंगे बायल के नियम में। अब देखिए टेम्परेचर का हमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखिए 1 बार दाब लिखा है, तो जो पहला प्रेशर है P1, अर्थात जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस लाइन में जो पहले आएगा वो 1 वाला पहला बन जाएगा, और बाद में जो आएगा वो 2 वाला बन जाएगा। तो ये P1 क्या दे दिया, एक बार। इसके बाद देखिए V1 क्या दिया, वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन, अर्थात 500 डेसीमीटर क्यूब में दे दिया, डेसीमीटर क्यूब। तो हमको इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आयतन को 500 से उसको 200 कर दिया गया, अर्थात दूसरा आयतन भी दे दिया, अर्थात V2 दे दिया। ये कितना है, 200 डेसीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है चीज़ समझ रहे होंगे आप। कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी, कितने न्यूनतम, अर्थात देखिए P1 तो हमको वहाँ से पता चल गया V1 ये, और 500 से 200 हो गया, अर्थात V2 पता चल गया। तो ये क्या पूछ रहा है, ये हमको पूछ रहा है P2। अब देखिए V1 V2 एक ही यूनिट में है, ठीक है। तो यहाँ हमको कोई बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा रहेगा वैसी। P1 एक बार लिखा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, बार में आएगा। तो अब इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन में इसका मान भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1। इस सूत्र में V1 क्या है, 500 दिया है, और P2 क्या दिया है, P2 तो हमको पता करना है, और V2 क्या दिया है, 200 दिया है। तो इस हिसाब से देखिए P2 बराबर क्या कर सकते हैं हम, 500 बटा 200। तो इस हिसाब से ये 2 0 कट गया,
5/2 तो कितना बच गया 2.5, तो साथ में क्या है बार। तो उम्मीद है आंसर आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन कैसे हल करना है। ये एक सिंपल था, तो इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे का पोर्शन करते हैं। तो दूसरा क्या दिया 35 अंश सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब, अर्थात टेम्परेचर इतना दे दिया। देखिए अब टेम्परेचर इतना, वो बाद में इसी लाइन में आगे इतना ही है, अर्थात टेम्परेचर क्या है स्थिर है, ताप स्थिर है। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे बायल का नियम कहाँ उपयोग होना है। ताप स्थिर रहेगा या फिर एक ही ताप दे देगा या फिर कुछ ताप नहीं देगा, इस तरीके से लिखा रहेगा किसी ताप, अर्थात वो स्थिर मान रहा है, ताप को फिक्स मान रहा है। तो गैस का इतना ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है, तो गैस का दाब क्या होगा। यहाँ भी प्रेशर पूछ रखा है, तो देखिए क्वेश्चन 2 हमारा यही फार्मूला रहेगा सेम, इस फार्मूला से हम बना पाएंगे। क्या दिया 1.2 बार, अर्थात P1 का मान दे दिया 1.2, वो भी क्या है बार, अर्थात दाब का यूनिट पर 120 ml धारिता, अर्थात 120 ml दे दिया है, मतलब आयतन है। चूंकि पहले शुरू में आ रहा है इसलिए क्या हो गया, ये हो जाएगा V1, कितना लिखूंगा मैं 120 ml। अब देखिए पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है, यदि 35 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गैस को 180 ml धारिता, अर्थात फिर से आयतन दे दिया है V2 बराबर कितना 180 ml। तब गैस का दाब क्या होगा, अर्थात P2 हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये ml में है, ये भी ml में है, अर्थात मिलीलीटर में। अब ये किस में है बार में, अर्थात जो हमारा उत्तर आएगा वो किस में हमारा आएगा बार में। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इस फार्मूला में आप ये इसका वैल्यू रख के आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप आंसर इसका ला पाएंगे। अर्थात इस फार्मूला को हम और कैसे कर लेंगे, इस फार्मूला को हम बदल सकते हैं 1.2 P1 हो गया, V1 मतलब 120 और P2 तो हमको पता करना है, V2 मतलब 180 ऐसा, और P2 मतलब क्या हो जाएगा 1.2 गुणित 120/180। इस तरीके से आप आंसर ला पाएंगे और आंसर किस में आएगा बार में। इसको नोट करिए, उसके बाद हम अगला तीसरा और चौथा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर गैस 25 लीटर आयतन घेरती है, अर्थात कोई ताप है जिसपे गैस 25 लीटर आयतन घेर रही है, मतलब उतना जगह घेर रही है, इसकी जगह भी दिया रहेगा। 2 ATM दाब पर गैस के आयतन की गणना करिए। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ समझ लिया होगा आपने। अब हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, इसका एक वायुमंडलीय दाब पर, अर्थात हम इसको स्टार्ट करेंगे PV बराबर K, यहाँ से P1 V1 बराबर P2 V2, ये किसका बायल के नियम के हिसाब से। अब 1 ATM पर 1 ATM अर्थात P1 इक्वल टू क्या हो गया 1 ATM पर गैस 25 लीटर जगह घेरती है, अर्थात चूंकि 25 लीटर शुरुआत में आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा V1 बराबर क्या लिखूंगा मैं 25 लीटर 2 ATM दाब पर। अब मैं प्रेशर को 2 कर रहा हूँ, 2 ATM गैस के आयतन की गणना कीजिए, अर्थात ये V2 मुझे पता करना है। तो उम्मीद है इस तरीके से आप इसको पता कर लेंगे। इस फार्मूला में मान रखेंगे P1 मतलब 1 हो गया और V1 मतलब कितना हो गया 25 और P2 कितना है 2, तो और V2 हमको पता करना है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 25/2 किसका मान, ये V2 के लिए। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 12.5 और साथ में लीटर किसके लिए V2 का मान। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि हमने ये गणना कैसे किया है। ये तो था कौन सा तीसरा नंबर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन अपना 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 0.5 ATM दाब पर 5 ग्राम हीलियम 10 डेसीमीटर जगह घेरती है, अर्थात आयतन घेरती है। यदि दाब को 2 ATM कर दिया, अर्थात हम दाब को इससे बढ़ा दें, तब उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पे आयतन नहीं पूछ रहा है, याद रखें आयतन में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात 0.5 से 2 में पहुँचने पर उसमें कितना बदलाव होगा, किसमें आयतन में। आयतन यदि यहाँ पे पूछता तो स्पष्ट लिखा रहता है आयतन की गणना करिए। तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकता है, इसमें आयतन की गणना भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कितना परिवर्तन, अर्थात आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन के लिए हम इस सूत्र से पता करेंगे डेल वी मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो इसको हम V1 माइनस V2 ऐसा करके बनाएंगे। को मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। V1 बराबर P2 V2। P1 का मान देखिए, P1 शुरुआत में आ गया 0.5, तो मैं लिखूंगा 0.5 ATM 10 डेसी घन मीटर आयतन दिया है, तो अर्थात V1 का मान दे दिया 10 डेसी घन मीटर DM का घात 3। यदि दाब को 2 ATM कर दिया जाए, अर्थात जो प्रेशर है P2 इसको 2 कर दें, तब उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात हम V2 को तो पता करेंगे पहले, इसको पता करने के बाद हमसे ये चीज़ पूछा गया है, ये कितना बदलेगा। ठीक है, मतलब डेल V का मान ये परिवर्तन को दिखाता है, और इसको हम पता करेंगे V1 माइनस V2 इस फार्मूला से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे करेंगे। अब देखिए कुछ इसको मैं इसमें रखता हूँ। P1 मतलब 0.5 हो गया, V1 का मान कितना दिया है 10, P2 कितना है 2, V2 का मान कितना है, V2 का मान हमको पता करना है। तो देखिए 10 पंचे कितना हो गया, ये तो हो गया 50। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव मतलब ये 5 हो जाएगा, और ये 2 V2। इस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 5/2 अर्थात 2.5। V2 मतलब क्या है, ये आयतन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आयतन हमारा किस में दिया है, आयतन दिया है V1 डेसी
मीटर वाले में, अर्थात डेसी घन मीटर में। तो 2.5 डेसी घन मीटर इतना तो आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा इसको हमने कैसे किया है। ठीक, इस 2 को हमने इसके नीचे लिया है, ये 5.0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 10 पंचे 50 इस तरीके से, तो 5/2 उसमें 2.5 डेसी घन मीटर। अब ये तो V2 आ गया, लेकिन हमको क्या पूछा यहाँ पे? आयतन में कितना परिवर्तन, अर्थात हम यहाँ पे डेल V पता करेंगे, और ये V1 माइनस V2 होता है। अर्थात कोई भी परिवर्तन रहेगा तो V1 मतलब प्रारंभिक मान, V2 मतलब अंतिम मान, अर्थात दूसरा जो अवस्था है। तो V1 का मान हमको कहाँ से मिलेगा? इसमें से मिलेगा, जो दिया है 10 करूँगा मैं, और V2 मतलब यहाँ 2.5, इसको मैं घटाऊँगा तो यह आएगा 7.5, और साथ में मैं क्या लिखूँगा? चूंकि आयतन में परिवर्तन होता है इसलिए डेसी घन मीटर, DM⁻3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अर्थात यह क्या हुआ यहाँ पे? 0.5 ATM से जब हमने 2 ATM कर दिया, अर्थात हमने वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दिया, तो जो हमारा क्या था आयतन 10 डेसी घन मीटर था, उससे वो क्या हो गया? 2.5 डेसी घन मीटर हो गया। तो उस 10 से 2.5 होने में उसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो उसमें इतना परिवर्तन हुआ, 7.5 डेसी घन मीटर। तो यही अपना उत्तर है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, तीसरा और चौथा को। अब इसके बाद हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 अलग वेराइटी वाले। अपना 5वां क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसको देखिए। ऑक्सीजन के नमूने का 3.5 ATM पर आयतन क्या होगा यदि समान ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर इसका आयतन 3.15 लीटर हो? ये पहले जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का है। देखिए इसमें पहचानेंगे कैसे कि बायल का नियम लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, समान ताप लिखा है और अपने पास क्या है? दाब दिया हुआ है और आयतन भी दिया हुआ है। तो दाब और आयतन जिसमें दिया रहेगा उसमें हमेशा क्या रहेगा? बायल का नियम लगेगा। समान ताप यदि दे देता है तो समान ताप मतलब एक ही ताप दे देगा, या फिर इस टाइप का समान ताप लिखा रहेगा। तो ठीक, तो अपने पास सूत्र है P1 V1 बराबर P2 V2। P1 अर्थात प्रेशर, फर्स्ट देखिए 3.5 ATM, क्योंकि शुरू में वो आ गया इसलिए इसको हम लिखेंगे। P1 क्या है? आयतन। देखिए ATM पर आयतन क्या होगा लिखा है, अर्थात ये शुरू में इसी चीज़ को पूछ दिया। यदि समान ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर इसका आयतन 3.15 हो। एक वायुमंडलीय दाब मतलब ये P2 के लिए एक वायुमंडलीय दाब पूछ दिया और V2 का मान दे दिया है 3.15, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन इतना है, तो 3.5 ATM पर आयतन कितना होगा? ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसको हम फार्मूला में पुटअप कर देंगे। ये P1 3.5 और V1 क्या है? V1 हमको पता करना है, P2 1 है और V2 क्या है? 3.15। तो इस तरीके से V1 हम पता कर लेंगे, 3.15 हो जाएगा ये, और ये 3.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये इसका यूनिट किस में आएगा? इसका यूनिट आएगा, देखिए V2 किस में है? लीटर में है, ये 3.15। तो इसका उत्तर भी किस में आएगा? लीटर में। तो इसको बना लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर छठवां और सातवां को समझते हैं। छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले हमने चौथा वाला किया था उस टाइप से। किसी मतलब एक गैस के किसी दिए हुए नमूने पर कितना दाब लगाया जाए कि वह मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो दिए हुए नमूने पर कितना दाब लगाया जाए कि वह मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए। अब कहने का अर्थ है कि गैस के किसी दिए हुए नमूने पर कितना दाब मतलब प्रेशर कितना लगाएं कि मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए, अर्थात जो पहले आता था उस हिसाब से। हम देखिए छठवां कैसे बनाएंगे। सूत्र वही है P1 V1 बराबर P2 P2। अब ये कैसे पता चला? यहाँ पे एक आयतन दिया हुआ है इससे, और ये दाब भी दिया हुआ है शब्द, इससे हमको पता चलेगा कि इसमें बॉयल का नियम लगेगा। अब कितना दाब लगाया जाए पूछा है कि वह मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए। तो शुरुआत में देखिए P1 अर्थात प्रारंभिक दाब हम मान लेते हैं कि P1 ही है, या फिर इसको P मान लेते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं P1 है प्रारंभिक दाब, इसको कुछ नहीं दिया है। अब दूसरा यदि हम देखें P2 और इधर देखें V1 और इधर देखें V2, दिए हुए नमूने पर कितना दाब लगाया जाए कि वह मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए। तो शुरुआत का दाब तो ये है, तो अगला दाब ये पूछ रखा है, ये है गैस के किसी दिए हुए नमूने पर कितना दाब लगाएं, अर्थात कितना प्रेशर लगाएं कि वह मूल आयतन मतलब पहले से कोई आयतन है, वो पहले से कोई आयतन है अर्थात उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? दाब भी होगा। यह मूल आयतन शब्द लिखा ना, ये इसके आधार पर हम निकाल रहे हैं कि मूल आयतन बोल रहे हैं मतलब पहले कुछ आयतन होगा, अब उसी का हमको पूछ रहा है 3/4 भाग कर दें तो दाब कितना होगा, अर्थात ये दाब पूछ रहा है। पहला दाब तो ये है जिसको हमने P1 माना है, और इसको हम बोल देते हैं P, और ये है आयतन, अर्थात इसका यदि आयतन कुछ ये ले लें हम V, या फिर V1 भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत का हम दाब ले लेते हैं P और इसका आयतन ले लेते हैं V। अब बोल रहे हैं वह मूल आयतन के 3/4 भाग तक दब जाए, अर्थात जो दूसरा हमारा आयतन है ये इस मूल आयतन का 3/4 भाग, अर्थात मैं क्या करूँगा 3/4 लिखूंगा, और इस मूल आयतन का अर्थात V का 3/4 ये
तो ये दाब पूछ रहा है वास्तव में। ठीक, गैस की किसी दिए हुए नमूने पर कितना दाब लगाएं कि वह मूल आयतन के 3/4 तक दब जाए। मूल आयतन मतलब पुराना जो आयतन था उससे पुराना यदि कोई आयतन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, दाब होगा। इसलिए पहले का दाब, पहले का आयतन, और मूल आयतन का 3/4, मूल आयतन अर्थात इसका 3/4 मतलब 3/4, अर्थात वो हो गया V2। और कितना दाब लगाया जाए पूछा है, तो कितना दाब अर्थात P2 हमको पता करना है। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, P1 मतलब हो जाएगा P और V1 मतलब हो जाएगा V बराबर क्या करूँगा P2, ये हमको पता करना है। V2 क्या है 3/4 और ये क्या है V। अब हमको P2 निकालना है तो क्या करेंगे, P2 × 3 × V अर्थात गुणा V इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा P × V × 4। अब चूंकि हमको P2 पता करना है तो PV4 अर्थात 4 क्या करूँगा मैं 3V कर दूंगा, तो ये V और ये V कट जाएगा अर्थात 4/3 आया। और ये क्या आ गया P क्या था वास्तव में हमारा, ये मूल क्या था, प्रेशर था, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, मूल दाब का कितना गुना 4/3 गुना 4/3 का अर्थ यही है, जैसे 3/4 भाग है अर्थात कितना दाब लगाया जाए लिखा है, तो यही है आंसर 4/3 गुना दाब लगाया जाए अर्थात इसकी अपेक्षा नेक्स्ट वाले के लिए। तो उम्मीद है जी आपको समझ में आ गया हो, इसको नोट करिए। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करके देखते हैं। 298 केल्विन ताप पर, यहाँ पे केल्विन पे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन पे हमने तरीका सीखा है बदलने का, कैसे T = T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये केल्विन पे है, अर्थात जो सेल्सियस है उसको यहाँ पे रखेंगे, 273 को उसमें जोड़ेंगे तो केल्विन पे आ जाएगा, जिसको हमने चार्ल्स के नियम में भी पढ़ा था। अब ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में रहता तो क्या होता, 273 को इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 600 mm Hg दाब पर गैस का घनत्व तो इतना है, D = 42। यदि गैस के दाब को उसी ताप पर 100 mm Hg तक कर दिया जाए तब उसका घनत्व तो क्या होगा। अब यहाँ पे घनत्व तो दे दिया है, देखिए प्रेशर तो दिया है, दाब नहीं, मतलब दाब तो दे दिया लेकिन क्या नहीं दिया, आयतन नहीं दिया, उसके जगह दे दिया घनत्व। और यहाँ भी क्या दे दिया, दाब, लेकिन क्या नहीं दिया, यहाँ भी आयतन नहीं दिया है। तो और ताप तो दे दिया है एक निश्चित ताप, अर्थात हम जो बायल का नियम है उसके हिसाब से हमको क्या चाहिए, यहाँ पे आयतन का भी जरूरत पड़ेगा, दाब, इससे तभी हमारे पास क्या निकल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, तब उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व पूछा है, तो हम इसके लिए क्या सूत्र उपयोग करेंगे वो देखिए। इसमें नया सूत्र एक बनेगा, उस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है, ये अपना 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। और घनत्व को यदि मैं D से दिखाऊं और द्रव्यमान को किससे दिखा दूं, M से दिखा दूं, मास, और इसको आयतन को किससे दिखाऊं, V से। V मतलब वॉल्यूम होता है, तो इस हिसाब से सूत्र क्या बन जाएगा, D = M/V। अब इसको मैं अदला बदली कर दूं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, M/D। और हमने बायल के नियम में क्या पढ़ा है, ये तो हमको मिल गया घनत्व और आयतन के बीच में संबंध। अब बायल के नियम के हिसाब से हमने पढ़ा PV = K, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है किसके हिसाब से, बायल के नियम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए इस V को यदि मैं रिप्लेस कर दूं, कैसे, इस जगह पे देखिए V = M/D और यहाँ पे क्या है V, ये कहाँ से आया, ये बायल से, बायल के नियम से आया है। तो हमको क्या मिल जाएगा, P × M/D = K, ठीक, एक नया मिल गया। अब इसको मैं यदि जगह को रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, PM/K = D। तो ये हो गया हमारा प्रेशर और ये दाब के बीच में संबंधित। अब इस सूत्र को इसमें हम कैसे फिट करेंगे वो देखिए। हमको इसमें बायल का नियम लगाना था P1 V1 और P2 V2, लेकिन वो नियम काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे घनत्व दे रखा है। तो उसके लिए हमने एक नया सूत्र निकाल लिया प्रेशर के साथ, ये किसका, डेंसिटी का अर्थात घनत्व का। अब ये सूत्र लगा लिया तो इसमें देखिए ये क्या है, ये अपना है P1 अर्थात प्रेशर फर्स्ट है, गैस का घनत्व, पहला घनत्व दिया है अर्थात मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, D1 बोल सकता हूँ, डेंसिटी फर्स्ट। यदि गैस के दाब को उसी ताप पर 100 mm कर दिया जाए अर्थात ये क्या है, दूसरा प्रेशर है P2, तब उसका घनत्व क्या होगा, अर्थात यहाँ पे फिर घनत्व पूछ रहा है D2। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अर्थात ये जो फार्मूला है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर है इसको मुझे दो टाइप से चेंज करना पड़ेगा। एक होगा P1 और ये M क्या है वास्तव में, M है मोल, और मोल क्या होता है किसके हिसाब से, बायल के हिसाब से मोल, और ये जो K है अर्थात स्थिरांक, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं स्थिर, ठीक है। तो इनके मान कभी चेंज नहीं होंगे, M और K के मान। तो क्या चेंज होगा, P1 M/K, ये हो जाएगा D1। इसको मैं बना दूंगा समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरा यदि करूं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास दो प्रेशर है, तो ये P2 M/K = D2, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब 1 को 2 से भाग देने पर अर्थात समीकरण 1 को किस में,
2 से भाग देने पर इससे क्या होगा, देखिए P1m बटा K D1, तो इसको हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, P2m बटा K, और ये क्या हो गया D1 था उसको हम D2 से भाग दे रहे हैं। ये देखिए D1 को D2 से और ये वाले को इससे। अब इससे क्या होगा, P1m बटा K टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा K बटा M P2, K M K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा D1 D2। मतलब हमारे पास एक सूत्र मिल गया P1 P2 बराबर D1 बटा D2, और ये प्रेशर और डेंसिटी के बीच में संबंध होता है। दाब अधिक का अर्थ होता है उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा दाब और घनत्व का क्या संबंध होता है। ये सूत्र हमको याद करना है, अर्थात यदि घनत्व दे देता है किसकी जगह, आयतन ना दे करके, ये देखिए प्रेशर दे रखा है, घनत्व दे दिया, आयतन नहीं दिया, तो उसमें ये काम आएगा P1 P2 बराबर D1 बटा D2। ठीक, तो अब इस हिसाब से हम इस फार्मूला में रख सकते हैं। P1 का मान कितना था, P1 का मान है 600 mm, जो कि मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख रखा हूँ mm Hg। P2 का मान कितना है, P2 का मान है 100 mm Hg। D1 का मान कितना है 42, और D2 हमको क्या करना है, पता करना है। तो उम्मीद है चीज़ आप बना लेंगे वो अच्छे से। ये मतलब ये क्या हो जाएगा 600 बटा 100 हो जाएगा, और ये D1 का मान क्या है 42 बटा D2। तो इस तरीके से आप D2 का मान निकाल सकते हैं। D2 बराबर हो जाएगा 100 गुणित 42 बटा 600। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी कि गणित कैसे बनाना है, किसका, बॉयल के नियम का। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ल्स के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न। थैंक यू।